सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के एम मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या 26 और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत भाग 2 जो किताब है, तो उसी से ये वर्कशीट हमारी है। ठीक है, और यहाँ पे कक्षा 7 की वर्कशीट है ये। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम रखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। आज की तिथि हमारी 18/1/2021 और दिन हमारा सोमवार का। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पिछली कुछ कार्यपत्रक जो वर्कशीटें थी उनमें हमने प्रमुख मुगल सम्राटों जैसे अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर, इन सभी के बारे में आपने जाना और उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, उनके अभियान कौन कौन से थे, उनकी घटनाएं, उन्होंने क्या क्या बनवाया, तो उन सब के बारे में आपने पिछली वर्कशीटों में जान लिया। तो आगे हम और क्या जानकारी उनके बारे में जान सकते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए अब उनकी प्रशासनिक नीति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। प्रशासनिक नीति मतलब बेटा कि उन्होंने कैसे कैसे नियम अपनाए, कैसे कैसे अपने रूल नियम रेगुलेशन का अपनाए कि जिससे वो अच्छे प्रशासक कहलाए। ओके, शुरुआत में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से क्या क्या इनकार मना कर दिया था। उनके बिल्कुल उनके युद्ध, उनके खिलाफ लगातार युद्ध किए, अभियान भी किए। तो उन्होंने जिनकी उनकी सत्ता को भाई स्वीकार करने से मना किया तो उनके खिलाफ क्या कराए, उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी किए। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तब उन्होंने कई शासकों की स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली थी। जब मुगल शक्तिशाली हुए तो कई शासकों ने क्या उनकी भाई स्वेच्छा से ही उनकी सत्ता स्वीकार कर ली थी। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना भी आरंभ कर दिया कि जिन जिन लोगों ने उनकी सत्ता स्वीकार कर ली तो उनको अपने प्रशासन में उन्होंने नियुक्त करना भी आरंभ करने, मतलब उनको पद देना भी उन्होंने आरंभ कर दिया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी, लेकिन इन छोटे छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजनीतिक राजपूतों और मराठों अन्य समूह को भी सम्मिलित कर लिया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकर साहब मनसबदार कहलाते थे। क्या कहलाएगी, जो मुगलों की सेवा में आने वाले जो भी नौकरी, जैसे आज हम किसी भी क्षेत्र में नौकरी करते हैं सरकार के अंदर, तो उस समय उनको क्या कहा, मनसबदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था, उनके मतलब हम जाने भाई किसके लिए होता था कि मनसबदार का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें मनसबदार यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। कि आज के ज़माने में जैसे गवर्नमेंट पद है, ठीक है, तो उस समय मनसब मतलब सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। क्या, जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होगी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी पद बढ़ जाती है, उतना ही बढ़ जाती है, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता है। जैसे 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। कि जैसे 5,000 जात किसी के पास है तो अभिजातों का दर्जा 1,000 जात से वाले अभिजातों से ऊंचा था। ठीक है, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं अनुसार उनके घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लगाते थे और अपने सैनिकों को घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। तो यहाँ पे देखेंगे भाई, मैं यहाँ पे आप समझ गए होंगे भाई, जितनी भाई सैनिक, उनकी जितनी ज़्यादा सैनिक शक्ति होगी उतने ज़्यादा उनको मनसबदार मतलब जात अभिभावकों को माना जाता था। भाई जिसके आप जैसे किसी के पास तो 50,000 सेना है, 5,000 जात वाले हैं, और किसी के पास 1,000 ही सैनिक हैं, तो 5,000 जात वाले को अधिक पद भी मिलता था, अधिक ऊंचा वेतन भी उसे मिलता था। ओके, आगे देखते हैं कि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। तो यहाँ पे एक वर्ड आया जागीर, कि जो मनसबदार होते थे अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में, कि भूमि पे जो करते थे तो उनसे जो कर लिया जाता था तो उन्हें जागीर कहते थे, और तकरीबन एकताओं के समान थी।
क्या की एकताओं के समान थी। भाई वो सब जो भी भूमिकर वगैरह उन्हें एकता माना जाता था। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थे, अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे, न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। कि जो जागीर और इब्त का मतलब, जैसे आज के समय में कोई हमारी ज़मीन है, जैसे दिल्ली में हमारा मकान है, ठीक है, तो वहाँ पे जो पहले लोग होते थे वो भाई दिल्ली में जो भी ज़मीन है तो उस पर वो कर लिया करते थे, ना कि उन पर आधिपत्य जमा, मतलब उन पर कोई उनका अधिकार नहीं होता था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जो उनके नौकर होते थे वो इकट्ठा करते थे, जबकि स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। कि स्वयं क्या करते थे, वो दूसरे किसी भाग में क्या करते थे, सेवा करते थे। तो अकबर के शासनकाल के दौरान और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान देख लेते हम, दो यहाँ पे शासकों के बारे में चर्चा की गई है कि 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी थे। कि उनके ज़माने में 29 ऐसे मनसबदार थे जिनकी 5,000 जात की पदवी थी। और जागीरों को सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। ये तो अकबर के शासनकाल के दौरान। और औरंगजेब जो लास्ट शासक था तो उसके क्या कि 5,000 जात की पदवी के मनसब की कितनी 29 से कितनी हो गई, 79 हो गई थी। राजस्व मनसब के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि के कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीर पर रहने पर कोशिश करते थे, तो वो जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों का नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना भी उस समय करना पड़ा। कि जिसकी ज़मीन होती थी वो इसे अपना लिया करता था, जबकि वहाँ पे अकबर के काल में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर कि मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे भाई इनमें ये संबंध है, तो देखो बेटा ये रहा यहाँ पे बिल्कुल इसका आंसर कि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। कि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो कि तकरीबन एकताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर जागीर नहीं करते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। वो उनके पास अपनी जागीरदारों से केवल राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसका पहले का आंसर आप लिख देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि मुगलों के केवल तुरानी या ईरानी नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदार की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी। तो इसका भी आंसर आप देखेंगे ये रहा कि क्यों महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने अपने सत्ता का जो स्वीकार, तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्योंकि वो अपना साम्राज्य क्या करना चाहते, साम्राज्य और प्रशासन को बढ़ा देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, अधिक से अधिक लोगों को शामिल अपनी प्रशासन में उन्होंने किया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख देंगे। ओके, अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक होता तो सवार क्या दिखाता था। तो यहाँ पे देखो ये रहा तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा कि जो सैन्य उत्तरदायी मनसबदार को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार घोड़ेसवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों का निरीक्षण करने के लिए लाते थे। वह अपने सैनिकों को घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन्हीं कार्यवाही के कारण उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे। ओके बेटा, तो इस तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी बच्चे से अच्छे से सामाजिक विज्ञान की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और सभी बच्चा अपना अच्छे से ख्याल रखें बेटा, क्योंकि कोविड-19 महामारी चल रही है। तो आप सभी नियमित रूप से हाथों को सैनिटाइज करते रहें, साबुन पानी से भी धोते रहें। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।